हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखा था और ये जाना था कि ट्रांसफॉर्मेशन करने का किसी सेंटेंस को अलग अलग मेथड्स हैं, जिनमें हम लोग पहला मेथड सीख चुके थे, जहाँ पर हम लोगों ने एडवर्ब टू को रिमूव करना सीखा था। तो जितने भी नियम थे, जितने भी रूल्स थे, हमने पीछे के वीडियो में सीख लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। मतलब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज मैंने लिया हुआ है जिसमें एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोग उन्हीं सारे एक्सरसाइज को, जो हम लोग पीछे एक्सरसाइज कर चुके, जो पीछे हम लोग रूल पढ़ चुके हैं, उन रूल का यूज करके एडवर्ब टू को रिमूव करने का तरीका यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इन सेंटेंसेज में से एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब बात आएगी रिमूवल ऑफ टू की, तो मैंने कुछ नियम बताए थे, एक एक करके उन नियमों को फॉलो करके मैं यहाँ पर इन प्रश्नों को इन क्वेश्चंस को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे कि पहला हमको क्या दिख रहा है, पहला सेंटेंस हमको पहले सेंटेंस में बोला गया है कि आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एडवर्ब टू आया है, एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव बिजी आया हुआ है और उसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म आया हुआ है। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, तो पहले क्लॉज का सब्जेक्ट लिखा जाता था। तो पहले से क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है, आई। यहाँ पर आई आ जाएगा, क्योंकि मैंने पीछे बताया, दोबारा बता दे रहा हूँ कि जब भी हम लोग एडवर्ब टू को रिमूव करके कोई सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करते हैं एडवर्ब टू के साथ, तो सेंटेंस सिंपल होता है। एडवर्ब टू का जब प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। जब हम लोग एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं तो रिमूवल के बाद जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो हम अब जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो डेफिनेट वहां पर मिनिमम 2 क्लॉज तो होने ही होने हैं। तो इसलिए पहला क्लॉज हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा और जो अगला क्लॉज बनेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख लिया आई, इसके बाद इसका हेल्प, इसका जो वर्ब होगा लिंकिंग वर्ब एम भी उतर जाएगा। और पहला नियम क्या था कि जो एडवर्ब टू होता था उसको चेंज करते थे सो में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो, आई एम सो। और यहाँ पर जो एडजेक्टिव लिखा होता था सेंटेंस, उसको भी क्या करते थे, लिख लेते थे। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव बिजी। यहाँ तो ठीक था। और जैसे ही एडजेक्टिव लिखते थे उसके तुरंत बाद क्या लिखा जाता था, कंजक्शन दैट। तो दैट आ गया तो सेंटेंस में तक क्या बनना, आई एम सो बिजी दैट। अब इसके दैट के तुरंत बाद इसके बाद हमको क्या करना होता था, एक सब्जेक्ट लिखना होता था। और वो सब्जेक्ट कौन डिसाइड करता था, पहले क्लॉज का सब्जेक्ट। पहले क्लॉज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर एक प्रोनाउन लिखते थे जो सब्जेक्टिव केस का होता था, या फिर नॉमिनेटिव केस भी जिसको कहते हैं उसको लिखते थे। तो यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आई के अनुसार सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, आई। तो यहाँ पर आई हो गया। और इसके तुरंत बाद कैन नॉट आता था या फिर कुड नॉट आता था। तो वो कौन डिसाइड करता था, वो डिसाइड करता था पहले क्लॉज का टेंस। तो पहले क्लॉज का टेंस प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में होने पर किसका प्रयोग करते थे, कैन नॉट का। तो ये हो गया हमारा कैन नॉट हो गया। अब यहाँ पर जब लोग देखते थे, यहाँ पर जो इन्फिनेटिव फॉर्म होता था वहां से इस टू को रिमूव करते थे और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते थे उसको लिख लेते थे। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, अटेंड। अब जो एक्स्ट्रा वर्ड बचा हुआ है उसको लिख लिया था, उसमें कोई चेंज नहीं करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, अटेंड द मैरिज सेरेमनी। इस तरह से ये सेंटेंस जो है यहाँ से हमने एडवर्ब टू को रिमूव कर दिया है। तो आगे सेंटेंस तक बढ़ते हैं। आगे सेंटेंस में हमको जो ट्रांसफॉर्म करना है, अगला जो सेंटेंस है उसमें कह रहा है द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो अब इसको जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अगला जो सेंटेंस, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए फिर से सब्जेक्ट हमारा लिखा जाएगा द पैसेज। ये पैसेज हो गया। और इसका जो लिंकिंग वर्ब इज है इसको भी लिख लेंगे, द पैसेज इज। एडवर्ब टू को चेंज करते थे सो में। यहां तक तो नियम ठीक है। और एडजेक्टिव उतर जाता था डिफिकल्ट। अब एडजेक्टिव तुरंत क्या लिखते थे, कंजक्शन दैट लिखते थे। यहां तक तो बेसिक नियम था, जो पुराना नियम था, जो बार बार हम लोग लगभग बार बार इसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन अब इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो डिफिकल्ट के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद क्या आ गया है, फॉर मी आया हुआ है। तो मैंने एक नियम बताया था, जहां पर फॉर मी होने पर, फॉर अस होने पर या फिर फॉर हिम होने पर उन्हें नॉमिनेटिव केस में बदल देते थे। जैसे कि फॉर मी का हो जाएगा आई,
फॉर अस का हो जाएगा वी, फॉर हिम का हो जाएगा ही, और फॉर हर का हो जाएगा सी। तो यहाँ पर फॉर मी लिखा हुआ है, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है आई, तो यहाँ पर हम लोग दैट का सब्जेक्ट क्या लिखेंगे आई। मतलब इस केस में जो सब्जेक्ट लिखाएगा वो पहले क्लॉज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना होकर जो हमारा ये प्रोनाउन होगा फॉर के साथ, उस प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में बदल के लिखा जाएगा। तो ये हमारा हो गया फॉर मी की जगह क्या लिख देंगे आई, और यहीं पर अगर फॉर मी की जगह फॉर हिम होता तब यहाँ पर क्या लिखते हैं ही लिखते हैं, और फॉर मी की जगह देम होता तब यहाँ पर क्या लिखते हैं दे लिखते हैं। ये बात क्लियर है। अब ये हो गया। अब फिर से देखेंगे ये प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट लिखे हैं तो इसके तुरंत बाद कैन नॉट या कुड नॉट लिखना है, तो ये हमको दिख रहा है प्रेजेंट टेंस में है। जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कैन नॉट। हो गया कैन नॉट। अब बचा क्या वर्ड है अंडर, टू अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पे टू को हटाकर सिर्फ क्या लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो जाएगा अंडरस्टैंड। आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आप पीछे के वीडियोज को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। जो हमारा अगला सेंटेंस, अगले सेंटेंस में ये कहा जा रहा है इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगा उसको देखते हैं थोड़ा। क्या सेंटेंस कह रहा है इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। तो पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं इट, यहाँ पर इट हो जाएगा, और इसके बाद लिंकिंग वर्ब इज है तो ये भी लिखा जाएगा, और इसके बाद नेवर है तो नेवर भी लिख लेंगे। यहाँ तक कोई चेंज नहीं करना है। अब एडवर्ब टू है तो एडवर्ब टू किस में चेंज कर देंगे सो में। अब इसके बाद एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव उतर जाएगा लेट, और जैसे एडजेक्टिव लिखेंगे इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा कंजक्शन दैट आएगा। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब फिर से एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर पहले सेंटेंस में हम लोग देखे थे कि जो नॉमिनेटिव के साथ था दैट के बाद वह पहले क्लॉज के अनुसार आया था। दूसरे सेंटेंस हमने देखा कि जो अगला सब्जेक्ट आया वह यहाँ पर जो फॉर मी आया हुआ है, फॉर मी उसके अकॉर्डिंग आया। लेकिन एक नियम मैंने और बताया हुआ था, जहां पर मैंने यह बताया था कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग हुआ हो, जब सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग हुआ हो और प्लस इन्फिनिटिव भी आया हो, तो उस केस में क्या करते थे हम लोग सब्जेक्टिव केस या तो वी का प्रयोग करते थे या फिर वन का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं। ये हो गया वन। इट इज नेवर सो लेट दैट वन। अब क्या लिखेंगे कैन नॉट या कुड नॉट, ये प्रेजेंट में, यहाँ पर क्या आ जाएगा कैन नॉट। अब बचा हुआ क्या शब्द है लर्न, ये हो जाएगा लर्न, क्योंकि इन्फिनिटिव फॉर्म किस में चेंज करते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सेंटेंस है हमारा। चौथे सेंटेंस में क्या कह रहा है चौथे सेंटेंस में कह रहा है ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। तो जब इसको चेंज करेंगे हम लोग, इसको चेंज करने की तरफ जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव आया है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद कोई इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। एडवर्ब टू के बाद किसी इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। तो उस केस में क्या करते थे, उस केस में मैंने 2-3 नियम बताया था इसको फॉलो करने का, कि ऐसे केस में या तो एडवर्ब टू को हम लोग किस में बदल सकते हैं, या तो ओवर में बदल सकते हैं, या फिर एक्सट्रीमली में बदल सकते हैं, या फिर एडवर्ब टू को रिमूव करके वाक्य के अंत में एक फ्रेज आता था, उस फ्रेज को क्या करते थे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, उसको प्रयोग कर सकते थे। तो इसको अब जब इसको चेंज करना होगा इस सेंटेंस को, तो ये कैसे हो जाएगा, पहले तो सब्जेक्ट हमारा लिखा जाएगा ही इज हो गया। अब टू को किस में चेंज कर देंगे ओवर में चेंज कर देंगे, या फिर किस में चेंज करते हैं एक्सट्रीमली में, एक्सट्रीमली। यहां तक क्लियर है। अब टू तो हट गया है, अब बचा क्या प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, ये हो गया। या फिर इस सेंटेंस को और करके कैसे लिख सकते थे कि यहां पे लिख ले ही इज। अब टू को रिमूव कर दें, टू को रिमूव कर दें क्या बचेगा प्राउड, ये हो जाएगा प्राउड, ही इज प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। अब सब कुछ तो लिख चुके हैं हम लोग, इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। तो इस टू की जो हमने हटाया है उस टू की जगह क्या लिखेंगे, उस टू की जगह लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। सॉरी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, तो दोबारा बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, तो इसके इसमें क्या करेंगे ही, इसको तो चेंज कर दिए हैं, यहाँ पर टू को हटाकर क्या लिख देते हैं
ओवर या एक्सट्रीमली, एक तरीका ये था, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, या तो ओवर लिखेंगे या तो एक्सट्रीमली, तो क्या बन जाएगा, ही इज ओवर एक्सट्रीमली, ओवर या फिर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इन नॉलेज, ये बन सकता है। फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, सब्जेक्ट उतर जाएगा, इज भी उतर जाएगा, टू को रिमूव कर देंगे, बच्चा क्या था, प्राउड, तो हमने प्राउड को लिख लिया, जो भी सब बच्चे उसको लिख लिया, और इसके अंत में क्या लिख देंगे, इसके अंत में लिख देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये हो गया हमारा इसका दूसरा तरीका। या फिर इसको करने का एक और तरीका था जो मैंने बताया था। दूसरा तरीका क्या था, हम लोग जो एडजेक्टिव होता था उसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देते थे, टू को हटाकर, तो इसको और कैसे कर सकते हैं, ही इज मोर प्राउड, सॉरी गलत है, क्या जाएगा, PROUD, ही इज मोर प्राउड देन, अब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देते थे ही, और या तो लिखते थे फुड बी या फुड हैव बीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देन रहेगा, दैट नहीं देन रहेगा, ही इज मोर प्राउड देन ही शुड बी। तो एक ही सेंटेंस को हमने क्या सीखा, कई 3 से 4 तरीके से ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं बचे हुए सेंटेंस की तरफ। बचे हुए सेंटेंस में हमारे पास क्या दिख रहा है, 5वां सेंटेंस है, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। जब इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम लोग देखने से पहले देखेंगे कि जो इन्फिनेटिव फॉर्म है वो टू के साथ बी लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये जो सेंटेंस लिखा गया है वह पैसिव वॉइस में है। तो मैंने एक नियम ये बताया था कि जब एडवर्ब टू वाला वाक्य पैसिव में होता है तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे, तो वाक्य किस में लिखा जाएगा, पैसिव वॉइस में ही लिखा जाएगा। तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सब्जेक्ट लिख लेंगे ही स्पीक्स, ही स्पीक्स हो गया, ही स्पीक्स, अब टू किस में चेंज होगा, सो में, ये हो गया सो, ही स्पीक्स सो फास्ट, एडजेक्टिव तुरंत क्या जाएगा, कंजक्शन दैट, और पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, तो ये हो गया ही। अब ये प्रेजेंट टेंस में क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एफ लगा हुआ है तो प्रेजेंट में तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, कैन नॉट। अब पैसिव लिखना है तो इसके बाद बी भी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर स्टूड। इस तरह से ये सेंटेंस में हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या कर रहा है, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। जब इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले सब्जेक्ट हो जाएगा द ट्री, द ट्री हो गया, अब इज भी हो जाएगा, लिखा जाएगा। अब टू को किस में चेंज करेंगे, सो में, ये हो गया द ट्री इज सो हाई, अब ये हाई हो गया, इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, कंजक्शन दैट। अब यहाँ पर लिखा गया है फॉर मी, जैसा कि मैंने पहले सेंटेंस में यहाँ पर बताया था कि जैसे यहाँ पर आया था कुछ दूसरे सेंटेंस में फॉर मी आया था, तो फॉर मी को किस में बदला गया था, फॉर मी को आई में बदला गया था। तो सेम वे में जब इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, यहाँ भी फॉर मी आ गया है, एडजेक्टिव बाद फॉर मी आ गया है, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, नॉमिनेटिव केस में, तो मी का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा आई, और ये प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन नॉट, कैन नॉट क्लाइंब, आई कैन नॉट क्लाइंब। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस हमको क्या मिलेगा कि अगला आखिरी सेंटेंस क्या है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब यहाँ पर जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट द न्यूज है, तो यहाँ पर द न्यूज लिख लेंगे, द न्यूज इज। अब एडवर्ब टू किस में चेंज करेंगे, सो में, तो यहाँ पर हो जाएगा सो गुड, इसके तुरंत बाद क्या आएगा, कंजक्शन दैट आएगा। हमको सब्जेक्ट लिखना है तो द न्यूज, ये कोई इंसान तो है नहीं, और ये मतलब ये हमारा एक तरफ से निर्जीव है, समाचार है, निर्जीव की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो निर्जीवों के लिए प्रॉपर सॉरी निर्जीवों के लिए नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन क्या आता है, वो आता है इट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इट, ये प्रेजेंट में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी ट्रू। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से भी ट्रांसफॉर्म हो गया है। इस तरह से हमने एडवर्ब टू से रिलेटेड सभी एक्सरसाइज को भी कर लिया है। अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग वाक्य में किस प्रकार से एडवर्ब टू को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, वो चीज सीखेंगे।
इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।